नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे पाए पानी की गंभीर समस्या से छुटकारा। औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती करके कमाएं अच्छी आय। पूरे देश में जल का संकट जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल बिन सब सून इत्यादि नारे हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य लगातार जल की बर्बादी कर रहा है, जिससे लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है। पानी की कमी की समस्या गहराती जा रही है। तो क्या हम इस पानी की गंभीर समस्या से निजात पा सकते हैं? क्या है कोई इस समस्या का कोई समाधान? जी हाँ, आप पानी का संचय करने के साथ सही उपयोग करके इस संकट से निपट सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जल ही जीवन है, यह स्लोगन सभी प्राणियों पर लागू होता है। पूरे पृथ्वी पर 2/3 जल है, जिसका 97.5% भाग खारा है, जो पीने या खेती योग्य नहीं है। 2.5% जल ही उपयोगी है। इसमें से भी 1% से कम जल पीने, खेती और अन्य कार्य के लिए उपलब्ध है। शेष जल ग्लेशियरों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद जल का 80% उपयोग फसलों के लिए होता है। ऐसे में किसानों की पहली जिम्मेदारी बनती है कि वह जल की रक्षा के लिए अपने स्तर पर कुछ करें। आज देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां फसलों की सिंचाई के लिए बड़ी मुश्किलें आती है और फसलें जल के अभाव में सूखने लग जाती हैं और किसान खाने तक के लिए मोहताज हो जाता है, जो कि बहुत ही भयावह है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके लिए पूरी तरह से प्रकृति ही जिम्मेदार है? हम नहीं, तो हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज गाँवों में कुएं बहुत कम दिखाई देते हैं, जो बचे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पोखर, तालाब भी कम होते जा रहे हैं। बरसात में खेतों की मेड़बंदी अधिकतर किसान आज नहीं कर रहे हैं। फसलों में नाली से सिंचाई करने में जल की बर्बादी हो रही है। फसल चक्र का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, जल है अनमोल, आपसे बेहतर कौन समझेगा इसका मोल। आपको पता है कि जल का आधार वर्षा ही है और पूरे साल में वर्षा जल का 70 से 80% बरसात मानसून के 3 महीनों से मिलता है। शेष 9 महीनों में 20 से 30% वर्षा होती है। इसी पानी से भूमि का रिचार्ज होता है और आगे के लिए इकट्ठा करना होता है। इसके लिए अब हमें आज के हिसाब से कृषि को समझने की जरूरत है और जल बचाने के अलावा संचय करने के लिए भी सोचने की जरूरत है। कृषि के जानकारों का मानना है कि अगर किसान जल प्रबंधन सही ढंग से कर ले तो वह एक समृद्ध किसान बन सकता है। फसलों में सिंचाई के लिए आज भी नाली विधि से सिंचाई ज्यादातर किसान कर रहे हैं। इसमें जरूरत से ज्यादा पानी फसलों में चला जाता है, जबकि आज सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक किसान अपना रहे हैं और कम पानी से फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, जिसे अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए शासन अनुदान भी दे रही है। कई एरिया में किसान जानकारी के अभाव में पूरे साल के दौरान ऐसी फसलें लेते हैं जिसमें सिंचाई जल अधिक लगता है। इसलिए फसल चक्र का ध्यान रखें और फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करें। बरसात से पहले खेतों में मेड़बंदी करें, जिससे खेत का पानी खेत में रहे। प्रयास करें कि खेतों में अधिक से अधिक कंपोस्ट खाद का प्रयोग हो। ऐसा करने से फसलों में सिंचाई का अंतर बढ़ जाता है। आप खेत में सबसे निचली जगह पर तालाब बनवा सकते हैं।
ढलानों पर छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करवा सकते हैं, जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो सके। ऐसा करने से भूमि का जलस्तर बढ़ता है और यदि बड़ा तालाब है तो सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ या इससे अधिक एरिया में तालाब निर्माण के लिए शासन द्वारा अनुदान भी देय है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसे किसान मिलकर कर सकते हैं, जैसे खेत के निचले स्थान पर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता हो। पुराने कुएं और नलकूपों को बरसात से पहले रिचार्ज करने की तकनीकों को अपना लें, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़े और नलकूपों से भरपूर पानी आए। किसान संगठन बनाकर शासन प्रशासन की सहायता से नदी नालों में स्टॉप डैम और ढाल के विपरीत चेक डैम का निर्माण करवा सकते हैं। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। औषधीय गुणों से भरपूर अश्वगंधा की खेती कर किसान आज के समय में मोटी कमाई कर रहे हैं। लागत से कई गुना अधिक कमाई होने के चलते इसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है। भारत में और खासकर सूखे प्रदेशों में अश्वगंधा की खेती आसानी से की जा रही है। अश्वगंधा काफी लाभकारी है। इसकी मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रगतिशील किसान बाबू साहू ने इसकी फसल लगाई है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि ये किसान अश्वगंधा की खेती किस तरह से कर रहे हैं। किसान भाई अब रेगुलर खेती करा, ये चना मसूर की खेती से परेशान होकर मैंने नई खेती औषधीय खेती अपनाई है। अब की मैंने 6 एकड़ खेत में अश्वगंधा की फसल लगाई। औषधीय गुणों से भरपूर अश्वगंधा की खेती कर किसान आज के समय में मोटी कमाई कर रहे हैं। लागत से कई गुना अधिक कमाई होने के चलते ही इसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है। पूरे भारत में खासकर सूखे प्रदेशों में अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसकी खेती राजस्थान के नागौर जिले में होती है। नागौरी अश्वगंधा के बाजार में एक अलग पहचान है। अश्वगंधा महिलाओं के लिए काफी लाभकारी होता है। साथ ही इससे कई औषधि और दवाइयां बनाई जाती हैं। यही कारण है कि इसकी मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है। अश्वगंधा के बीज, पत्ते, छाल, डंठल और जड़ों की बिक्री होती है और अच्छी कीमत भी मिलती है। जो बीज की जानकारी मिल गई कृषि विभाग वाले के लिए, आप विधि से जाओ चौपाल पे बीज मिल सकते। चौपाल पे से बीज लाए। ई के बाद मैंने तो भैया मेरे हिसाब से पहले बखन्नी गहरी जुताई करके रोडर बीडर से सोसर करवा के बीज उपचार करके 2 बोरी DAP में मिला के वो प्रति एकड़ 10 किलो के हिसाब से बीज बो दिया। और तुरंत बाद पानी के बाद 8-8 दिन से पानी दे वो शुरू करो। लगभग 20-25 दिन में वो दिखा है बीज जो। फिर पानी कम कर दो, करीब फिर 20-25 दिन के हिसाब से पानी। जहाँ पानी ज़्यादा भरागा वहाँ पेड़ छोटे हैं, फसल कमज़ोर है। और खुले पानी से बढ़िया अगर स्प्रिंकलर से पानी दो जाए तो बहुत बढ़िया। शुरू से खुले पानी से वो इतने होते हैं बीज समटवे से चांदे आंदे भी हो गई। ज़्यादातर तो ढड़कोली जगह होने चाहिए। भरेल खेत में इसकी खेती ठीक नहीं है। अब मेन समस्या खरपतवार। इनमें पानी की वजह से खरपतवार कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इन खरपतवार निकलवाना ज़रूरी है। तो मैंने तो आदमी लगवा के 2-3 दफ़े निकलवा दे। 3 महीना और बाकी हैं फसलें। अब आगे भी खरपतवार हुए तो मैं ऐसा ही निकलवाते रहूँ और फेंकवाते रहूँ। और मेन समस्या वो जो है अमरवेल की ज़्यादा दिक्कत। जैसे अमरवेल के लाने बोवे के टाइम ही इसको नियंत्रण है और बाद में कुछ नहीं है। ये बाद में पटवा कर मैं ज़्यादा ही परेशान हुआ उससे। जैसे ही के बीज बोन लगे वे पानी में टब में बाल्टी में बाय पानी में गला दो। वो खरपतवार ऊपर आ जाए बाय फेंकवा दो। ई के बाद छिड़कवाओ, बहुत बढ़िया रहे। खड़ी फसल में अमरबेल के नियंत्रण के लिए समय समय पर ये फसल का निरीक्षण करते हैं। साथ ही अमरबेल दिखाई देने पर उसे हाथों से निकालकर नष्ट कर देते हैं। किसान भाई मैंने खेत पे जाकर देखा तो माहू भी इसमें लगती है। अब अपन ने हरी माहू, कारी माहू, सफेद माहू और ई में चौथे कलर की माहू है, भूरे कलर की माहू। चेंटी रे पौधा पनप नहीं पाएगा। माहू को नियंत्रण जरूरी है। ये कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रकोप से पत्तियां सिकुड़ और पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधों का विकास और प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। रस चूसक कीटों से बचाव के लिए ये जैविक नियंत्रण के लिए
15 से 20 पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। फसल नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक दिखाई दिया तो इन्होंने इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर दवा की मात्रा को 3 लीटर पानी के मान से घोलकर फसल पर छिड़काव करते हैं। किसान भाई 70 से 90 दिन के बीच में इसमें पत्ती झुलसा रोग उत्पन्न दिखा। तो उस रोग की पहचान धब्बा धब्बा टाइप, तनों पे धब्बा, पत्तों पे धब्बा, कत्थाई कलर के, वाइट कलर के धब्बा। पत्ती सड़न और लीफ स्पॉट सामान्य बीमारियों के नियंत्रण के लिए ये बीज को मैंकोजेब से उपचारित करके बुआई करते हैं तथा खड़ी फसल में रोग दिखाई देने पर ये 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मैंकोजेब दवा को घोलकर 10 से 15 दिन के अंतर में छिड़काव करते हैं। किसान भाई जो मेरा अनुभव था मैंने आप ही बताया और आप लोग भी यशगंधा की खेती करें, फायदा की चीज़ है और मोए से की उम्मीद ये है कि बहुत बढ़िया फसल है, लागत भी कम है, फायदा ही फायदा है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछेती बोई गई गेहूं की फसल में चौथी सिंचाई तीसरी सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद बाली निकलने की अवस्था पर करें एवं 5वीं सिंचाई चौथी सिंचाई के 15 से 20 दिन बाद दूधिया अवस्था पर करें। पिछेती बोई गई गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद देवें। यदि गेहूं की पिछेती फसल में पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देवे तो इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है, अतः कटाई प्रारंभ कर दें। चने की फसल में हरी लट का प्रकोप फूल और पॉड बनने की अवस्था पर प्रारंभ हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल्फास 1.5% की 6 किलोग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से फसल पर भुरकाव करें। जौ की फसल पककर तैयार हो गई है, अतः किसान भाई जौ फसल की कटाई की तैयारी करें। गन्ने की बिजाई के लिए अच्छी किस्म के बीजू गन्ने जैसे CO 05009, CO 6617, CO 7717, COS 95255, COS 767 और COH 99 का उपयोग करें। बीज उपचार के लिए 1% कार्बेंडाजिम का उपयोग करें। 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा की दर से गन्ने का बीज प्रयोग करें। किन्नू के बागों में मटर के आकार के फल बनने शुरू हो गए हैं, अतः बागों में सिंचाई करना शुरू कर दें। जिन किसान भाइयों के पास खेत खाली हो और 2 सिंचाई की व्यवस्था हो तो वो इस समय जायद मूंग की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए SML 668 या IPM 2-3 किस्म का चयन कर सकते हैं। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से मार्च के अंतिम सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बमौरा
जिला बारां के कृषक केशव कुमार ने इनकी मशरूम की फसल में निमेटोड की समस्या देखने में आ रही है, जिससे फसल खराब होने लगी है और उत्पादन कम होने की संभावना है। इसलिए ये मशरूम में निमेटोड की समस्या के समाधान के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो केशव कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सूत्रकृमि के बारे में जैसा पिछले बार मैंने बताया कि ये भी एक जंतु होता है और यह सब जगह पाया जाता है, हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में, पक्षियों में, और जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी हो ये जरूर मिलता है। तो इसमें भी कुछ सूत्रकृमि हानिकारक होते हैं और कुछ सूत्रकृमि लाभदायक होते हैं। तो आज मैं आपको सूत्रकृमि का जो भी आक्रमण मशरूम के फसल में होता है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो ये सूत्रकृमि क्या करती है कि जैसे ही मशरूम का जाल फैलने लगता है, जो भी किसान भाई मशरूम की फसल उगाते हैं वो जानते हैं, मशरूम का जाल फैलने लगता है तो उस जाल की जो कोशिका होती है, उस कोशिका को छेद करके उस कोशिका का सारा द्रव्य खींच लेता है, जिसके कारण आपके फसल में जितना जाल विकसित होना चाहिए मशरूम का, उतना जाल विकसित नहीं हो पाता है। इस सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम खुम्ब की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफेलकोआइटस कंपोस्टिकुला सबसे हानिकारक प्रजाति है। ये सूत्रकृमि भी बड़ी तेजी से माइसीलियम को खाता है, जिससे मशरूम को नुकसान या क्षति अत्यधिक होती है। ये सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूसकर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम खुम्बी के आकार को प्रभावित करता है। ये सूत्रकृमि अत्यधिक तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इसका जीवन चक्र बहुत छोटा, मात्र 3 दिन का होता है। इस प्रकार के 50 सूत्रकृमि मात्र 30 दिनों में अपनी संख्या लगभग 1 लाख कर लेते हैं, जो कि मात्र 70 दिनों में खुम्ब माइसीलियम को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। इसी कारण ये विश्व भर में सबसे ज्यादा मशरूम को नुकसान पहुंचाने वाला हानिकारक शत्रु है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कंपोस्ट तैयार करते हैं और उस समय इसकी संख्या अगर जरूरत से ज्यादा हो, तो क्या होता है कि आपकी जो मशरूम की जाल फैलनी चाहिए वो फैलती नहीं है, तो यह मशरूम की जाल को ही खा लेता है। तो उससे क्या होगा कि आपके मशरूम में जो बटन आना चाहिए वो बटन नहीं आ पाता है, और अगर आना भी, अगर थोड़ा बहुत जाल अगर रह जाए तो उससे जो बटन निकलेंगे वो स्वस्थ नहीं होंगे, उनकी जो डंठल होती है वो काफ़ी लंबी पतली हो जाएगी। जो सही रंग होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, वो सफ़ेद रंग नहीं आ पाता है। मशरूम का कंपोस्ट जो है वो आपका दब जाएगा, दबा हुआ लगेगा, या फिर उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा गीला गीला जैसा लगने लगेगा। इसके अलावा जो मशरूम का बटन है उसके सतह के नीचे आप देखते होंगे कि गिल्स होता है, जैसे कि मछली में गिल्स होता है वैसे इसमें भी गिल्स होता है। तो ये फ्रेश पिंक कलर का, गुलाबी रंग का नहीं होके ये बैगनी रंग का होने लगता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें सूत्रकृमि का आक्रमण हो गया है। रोग के लक्षण: आरंभिक अवस्था में मशरूम के बीज हल्के भूरे रंग में बदल जाते हैं। इसके बाद माइसीलियम की वृद्धि धीमी हो जाती है और इसमें चकते बन जाते हैं, जिससे माइसीलियम वृद्धि नहीं करता है और इससे कंपोस्ट की सतह सिकुड़ने लगती है और उत्पादन कम हो जाता है। तो सूत्रकृमि के आक्रमण के ये सारे लक्षण होंगे, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहला इसमें उपाय है कि आप इसमें साफ सफाई का खास ख्याल रखें। साफ सफाई का मतलब है जैसे आप इसमें कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो कंपोस्ट का तैयार जब करते हैं तो उसको असंक्रमित करें। असंक्रमित करने का मतलब है उसमें जो भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन सबों को निकाल बाहर करना। तो उसके लिए एक पास्चुराइजेशन चैम्बर होता है, जिसमें कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, अधिक तापमान पे उसको स्टरलाइज किया जाता है। सूत्रकृमि की रोकथाम: मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थान को साफ रखें। 5% फार्मिलियम के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि मक्खी, मच्छर इत्यादि ना पनप पाए। साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं।
कंपोस्ट में मिट्टी ना मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फार्मेलियम से उपचारित कर उपयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणों को रोकने में सहायक होती है। तो नीम के बीज की दवा कैसे बनाएं? इसके लिए आप नीम के बीज को सुखाकर उसके ऊपर का जो कड़ा भाग होता है उसको निकाल दीजिए और अंदर में जो नीम की गिरी होती है उसको अच्छे से सुखा के उसका 40 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप छोड़ दीजिए रात भर, और उसके बाद सुबह में उसको अच्छे से छान के और उसका 75 मिलीलीटर प्रति किलो कंपोस्ट में इस्तेमाल करिए और तब उसको आप असंक्रमित कर सकते हैं। इस तरह से केसिंग के समय क्या होता है कि अक्सर किसान क्या करते हैं कि पिछला जो कंपोस्ट होता है उनका उसी का पाउडर बना के इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसके लिए भी आप फॉर्मेलिन से ट्रीट कर सकते हैं केसिंग की सामग्री को, या फिर केसिंग की सामग्री के लिए आप जो पिछला मशरूम का कंपोस्ट है उसको आप व्यवहार में न लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रयोग आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाओनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मशरूम का जहाँ बना रहे हैं, जो भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो उस समय अपने हाथ और पैरों को असंक्रमित कर लें। उसमें अच्छे से हाथ पैर धो के उसके अंदर जाएं और एक बार बिजाई करने के बाद बार बार उसे हाथ से न छुएं। उससे क्या होगा कि ये आपके हाथ से संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कीटों का आक्रमण आप रोकिए, क्योंकि ये जब सूत्रकृमि सुप्तावस्था में चला जाता है तो बहुत हल्का हो जाता है और हवा के साथ उड़ के या तो कीटों के शरीर में लग के और आपके मशरूम कंपोस्ट को संक्रमित कर सकता है, जिसके कारण आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। तो किसान भाई, इसके साथ ही मैं यह समाप्त करती हूँ और आप अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।